आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के निचले स्तरों के नजदीक कारोबार कर रहा है। 17,900 के आसपास निफ्टी आपको घूमते हुए दिखाई देगा। तो कल जिस तरीके का ट्रेंड था, ठीक ऑपोजिट ट्रेंड आज आप मार्केट्स में देख रहे हैं। कल हम नीचे खुले, दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे, आज ऊपर खुलने के बाद वापस नीचे की तरफ फिसलते हुए दिखे हैं और अब डे लो पर कर रहे हैं कारोबार। बैंक निफ्टी ने भी नए रिकॉर्ड हाईज आज के सेशन में छुए और उन्हें छूने के बाद अब सुस्ता रहा है, लगभग 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो बाजार के अब तक की बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार संकेतों को समझ लेते हैं क्या रुझान फिलहाल आज के सेशन में बना हुआ है। तो शुरुआत एशियन मार्केट से करेंगे। एशियन मार्केट्स के बाद आपको अमेरिका की फ्यूचर्स भी दिखाएंगे। तो एशियन मार्केट्स तो सभी हरे निशान में है। डैक्स एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो शंघाई, निकाई, अगर बाकी मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है। स्पेशली निकाई आधा % ऊपर है, स्ट्रेट टाइम्स हरे निशान में है, हैंग सेंग में आधा % की मजबूती दिख रही है, शंघाई आपको आधा 1% नीचे दिखाई देगा और कॉस्पी भी आधा % नीचे है। तो मिले जुले ट्रेंड्स हैं एशियन मार्केट से। अब देख लेते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को। तो डाउ फ्यूचर फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव है। 45 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक की फ्यूचर 12 अंक ऊपर है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 0.10% की ये बढ़त है। तो मामूली बढ़त लेकर फ्लैट ही अमेरिका के फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं। तो अब तक का बाजार में ट्रेंड क्या रहा और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सेकेंड हाफ में, इस पर करते हैं फोकस। सबसे पहले आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फिसला है। निफ्टी 17,900 के नजदीक कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, उसके बाद फिसला, ऊपरी स्तरों से अभी 100 अंक के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं मिड कैप्स आपको फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बाज के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। थोड़ा संभलने की कोशिश मिड कैप्स कर रहे हैं आज के सेशन में। पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी सबसे ज्यादा कमजोर है आज, उसके बाद मेटल, रियल्टी स्टॉक्स ये कमजोरी दिखा रहे हैं। मेटल इंडेक्स भी आपको 1% नीचे दिखाई देगा। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक्स में इनफैक्ट दमदार मोमेंटम है आज के सेशन में। 133 अंक ऊपर यानी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स कारोबार करते हुए ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मिड कैप्स में टायर स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी शेयर्स, हेल्थ केयर और गैस स्टॉक्स जो है स्पेशली, वो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये है अब तक के मार्केट का हाल। लेकिन अब रणनीति क्या होनी चाहिए बचे हुए सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब, प्रेशर तो दिख रहा है मार्केट्स में, दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और कोई ट्रेड लें या छोड़ दें इंडेक्स को? तो 850 जिसका होल्ड कर सकता है, कोशिश कर रहा है कि आपको मिले दीपावली। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो 18,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ट्रेड कर रहा है 17,920 के आसपास। तो यस, एक आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ध्यान रखता है कि लगता है यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी को ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में 41,150 का स्टॉक कराना चाहिए। ऑन द अपसाइड 41,500 के आसपास वहां पर जब भी जाए निकल जाए। वोलेटाइल सेशन हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन, लेकिन यस, ज्यादा गिरावट मुझे फिलहाल नजर नहीं आ। ओके, तो गिरावट बहुत इन स्तरों से तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं गावा साहब। थोड़ी रिकवरी आ सकती है, उस रिकवरी को कैसे प्ले करना है वो गावा साहब ने आपको दोनों इंडेक्स पर लेवल्स बताए। इस बीच एक बार एल्केम लैबोरेटरीज के स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं और यूएस के सेंट लुइस इकाई को यूएस एफडीए से 2 आपत्तियां मिली हैं। स्टॉक 0.1% नीचे कारोबार कर रहा है। तो यूएस एफडीए से फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां मिली हैं एल्केम लैबोरेटरीज को। स्टॉक हालांकि रिकवर हुआ था नीचे जाने के बाद, इस खबर के आने के बाद वापस से थोड़ा फिसला है और अब 0.1% नीचे कर रहा है ट्रेड 3187 के लेवल्स पर। तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन चलिए गावा साहब, आपने कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या स्टॉक्स? हाँ, मुझे गुजरात गैस अच्छा लगता है, इसकी तेजी नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 525 पर, मुझे लगता है 530-32 तक जा सकता है। स्टॉक होगा गुजरात गैस में करीब 522 का। ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है डेल्टा कॉर्प। अपमूव मिला है यहाँ, कह सकते हैं 200, अब ट्रेड कर रहा है 214 में। पॉसिबल है कि 212 का एक स्टॉप लगा चले, 220 पॉसिबल है आते दिन। ठीक है, तो डेल्टा कॉर्प और गुजरात गैस ये 2 ट्रेड्स हैं जो काबा साहब ने चुने हैं खरीदारी की तरफ। गैस स्टॉक्स तो इनफैक्ट हमारी मिड कैप की लिस्ट में शामिल हैं भी। तो फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। पहले दिखाते हैं आपको इंडेक्स को जो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश बाकी मार्केट्स के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स करते हुए इनफैक्ट अब हरे निशान में आ चुका है। अब 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। स्टॉक्स भी आपको काफी सारे दिखाई देंगे जो तेजी दिखा रहे हैं। ऑटो में सबसे ज्यादा एक्शन है, तो आपको पहले टायर स्टॉक्स दिखाएंगे, उसके बाद बाकी ऑटो एंसिलरी शेयर्स भी दिखाएंगे। टायर में सीएट 9% ऊपर है, अपोलो टायर्स 1.5% ऊपर है, एमआरएफ 3% की मजबूती, जेके टायर भी अब 2% ऊपर आ चुका है आज के सेशन में। बाकी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आप देखेंगे तो जीटी, केटी, मेनन बियरिंग, महिंद्रा सीआई ऑटो, एनआरबी बियरिंग
यहाँ भी आपको 7% तक के अप मूव्स आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। साथ ही नजर डालिए गैस स्टॉक्स पे। गुजरात गैस का जिक्र किया गावा साहब ने, लेकिन तेजी आईजीएल और महानगर में भी है। 3% ऊपर महानगर गैस है, 3.5% की तेजी आईजीएल में देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर में स्पेशली जो फार्मा क्षेत्र के जो हेल्थ हॉस्पिटल क्षेत्र की स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शेल भी 6% ऊपर, मैक्स हेल्थ में 5% का मूव है, स्टेडियम 3% ऊपर है, विजय डायग्नोस्टिक्स 1.5% की बढ़त दिखा रहा है। कमजोर है आईटी और रियल्टी। आईटी में रामको सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक 3% तक नीचे हैं आज के सेशन में। रियल्टी में भी कल का पेन एक्सटेंड हुआ है। फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, आईबी रियल लाल निशान में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे आज के सत्र में। यहाँ पर 4.5% तक का ड्रॉप है। कुछ और लूजर्स देखेंगे तो अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, जीएसकेयर और सेल ये कमजोरी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स के कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स। लेकिन गावा साहब C8 पर एक राय दीजिए। स्टॉक मजबूती दिखा रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला टायर स्टॉक से ऑलरेडी 8% की तेजी आ चुकी है। जिनके पास भी पोजीशंस हो उनको क्या करना है अब? होल्ड करना चाहिए, सिंपल। सीएस का चार्ट बढ़िया है, स्ट्रक्चरली एक अपमूव मिला था, रनिंग करेक्शन था हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट मिला आज 1450 जोन पर, ट्रेड कर रहा है 15, 25, 26 पर। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। वो इसका 1600 की तरफ जा रहा है मैटर ऑफ टाइम। ओके, 1600 तरफ तक जाने की कोशिश करेगा C8 और इसीलिए आप होल्ड कीजिए अगर खरीदा हुआ है स्टॉक तो। दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आकर कर रहा है ट्रेड 9% के दमदार मोमेंटम के साथ। एक बार मार्केट्स को भी देखते हैं। निफ्टी में भी क्योंकि हमने रिकवरी आते हुए देखी है, मिड कैप्स का हाल तो दिखाया था, तो दिन के निचले स्तरों से 220 पॉइंट रिकवर हुआ है। निफ्टी बैंक अब सिर्फ 29 अंक नीचे रह गया है। एक समय में 100 अंकों तक की कमजोरी हम देख रहे थे। निफ्टी 80 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है भी और दिन के निचले स्तरों से 60 अंकों की रिकवरी यहाँ आते हुए दिखी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर की अब बात करेंगे। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC अपनी खुद की डिपॉजिटरी शुरू करने पर विचार कर रही है। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके लिए IRDAI से बातचीत की तैयारी है। ज्यादा डिटेल्स क्या हैं ये बताने के लिए यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। तो यश बताइए क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई? जी, पिछले हफ्ते हमने अपने दर्शकों को बताया था और समझाया था कि इंश्योरेंस डीमटीरियलाइजेशन आखिर होता क्या है और ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिपॉजिटरीज जैसे NSDL, CDSL, कार्वी, कैम्स के लिए। यही बड़ी अपॉर्चुनिटी को LIC भी बहुत बारीकी से देख रहा है। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि LIC जो कि सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है जिसके अंदर वो अपनी खुद की डिपॉजिटरी स्थापित करेगी। अभी ये डिपॉजिटरी का काम यही होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है उनका डीमटीरियलाइजेशन किया जाए और IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसने एक टाइमलाइन दी है सारी कंपनीज़ को जबकि बात करते हैं इंश्योरेंस डीमटीरियलाइजेशन के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि दिसंबर 2022 मतलब दिसंबर इस साल तक नई पॉलिसीज़ जो भी होगी वो डीमैट फॉर्म में इशू करनी होगी और दिसंबर 2023 मतलब एक साल बाद ओल्ड और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जो सिस्टम में है उन्हें डीमैट फॉर्म में लाना होगा। यही टाइमलाइन है जिसे LIC देख रहा है और ट्राई कर रहा है कि ये डिपॉजिटरी उससे पहले इस्टेब्लिश हो जाए। इसके सिलसिले में LIC बहुत जल्द इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी बात करने वाला है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बताते हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये? LIC का मार्केट शेयर पॉलिसीज़ में तकरीबन 75% है। साल में LIC 2 करोड़ पॉलिसी इशू करता है और टोटल एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ कम से कम 22 करोड़ LIC की है जो सिस्टम में आज है। अगर इन सब पॉलिसीज़ को डीमटीरियलाइज करना पड़े तो LIC तकरीबन 1200 से 1400 करोड़ इन पे खर्च करेगा। अब ये होगा जब खुद की डिपॉजिटरी होगी तो ये 1200 से 1400 करोड़ खुद के वर्टिकल में आएंगे। हो सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ डीमटीरियलाइजेशन है वो भी कम किया जाए LIC के लिए क्योंकि ये खुद का वर्टिकल होगा। और एक एडवांटेज ये है कि जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए भी ये LIC की सब्सिडरी डीमटीरियलाइजेशन कर पाएगी। तो ये सारे एडवांटेज रहेंगे इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के लिए। शुक्रिया आपका यश डिटेल्स बताने के लिए। तो डिपॉजिटरी की शुरुआत कर सकता है, इसको अलग से सब्सिडरी भी बना सकता है। LIC स्टॉक हालांकि 669 के आसपास कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए इस बीच एक कॉल आपके सामने लेकर आते हैं और उसका अपडेट। ये कॉल थी प्रशांत सावंत की और बैंक निफ्टी में जिस तरीके की हमने रिकवरी आते हुए देखी है वापस से लोअर लेवल्स के बाद, उसके बाद जो टारगेट्स आपको दिए गए थे प्रशांत सावंत द्वारा वो हिट होते हुए दिखे हैं। आप देखिए 41,446 पर अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये हरे निशान में आ चुका है। तो जो टारगेट था वो हिट हुआ है। प्रशांत सावंत ने सितंबर 41,400 का कॉल
सजेस्ट किया था। 135 से 175 के टारगेट्स दिए गए थे और अभी क्योंकि ये कॉल 140 पर ट्रेड कर रही है तो यानी जो पहले टारगेट है वो हिट हुए हैं प्रशांत सावंत के। ये हीरो और जीरो कॉल के थ्रू प्रशांत सावंत ने रेकमेंड किया था। तो कंग्रेचुलेशंस प्रशांत सावंत को। उनका जो पहले टारगेट्स हैं निफ्टी बैंक पर वो हिट हुए हैं, जहां पर 41,400 के कॉल उन्होंने बाय करने की सलाह दी थी। लेकिन एक और खबर क्यों रुक करते हैं। कॉटन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला घरेलू इंडस्ट्री और किसान के हितों को देखते हुए लिया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, इस वक्त जो डोमेस्टिक हैं कॉटन के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ख़ासतौर से टेक्सटाइल और अपरेल इंडस्ट्री, उन्होंने सरकार से मांग करी थी कि डोमेस्टिक प्राइसेस को कम रखने के लिए, ताकि उनकी लागत न बढ़े, इस कॉटन एक्सपोर्ट पर जो बड़े पैमाने पर इस वक्त हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार ने फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। दरअसल इस वक्त ग्लोबल कहें तो कॉटन के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी है और इसकी वजह से इसका फ़ायदा जो डोमेस्टिक जो कॉटन किसान हैं, उन कॉटन फार्मर हैं, उनको इस वक्त मिल रहा है, उनको अच्छी कीमत मिल रही है। लिहाजा सरकार नहीं चाहती कि अगर इस तरह का अगर रोक लगाया जाता है एक्सपोर्ट पर तो किसानों को इसमें सीधे सीधे तौर पर नुकसान होगा। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी इस तरह की चिंता है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल अगर देखें तो जो पाकिस्तान से करीब 40% क्रॉप की कॉटन का क्रॉप खराब हो चुका है बाढ़ की वजह से, अमेरिका और ब्राज़ील में सूखे की वजह से खराब हो चुका है और चाइना में सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर 2 लाख टन कॉटन की अंडर सप्लाई होने वाली है। तो लिहाजा जो भारत में आगे अक्टूबर सीजन से जो कॉटन की जो क्रॉप आने वाली है, सरकार को उम्मीद है कि काफ़ी ये बम्पर क्रॉप आएगी। लिहाजा इस वक्त जो प्राइसेस है एक्सपोर्ट पर कोई छेड़छाड़ करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर किसानों को फ़ायदा हो रहा है तो उनको होने देना चाहिए और फिलहाल इंडस्ट्री को भी अभी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि पॉलिटिकल रीजन से गुजरात में और कई राज्यों में चुनाव है। लिहाजा सरकार फिलहाल अभी इस कॉटन के प्राइसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती और किसानों को जिस वक्त फ़ायदा मिल रहा है वो पूरी तौर पर मिले, ये सरकार इंश्योर करना चाहती है। जी, शुक्रिया आपका आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कॉटन एक्सपोर्ट पर सरकार पाबंदी नहीं लगाएगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे, क्या प्ले करेंगे, वो तमाम बातें यहाँ पर आलोक ने बताई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अशोक लीलैंड के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। जल्द वापस आते हैं। अब देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे अशोक लीलैंड की। इलेक्ट्रिक बस के लिए अशोक लीलैंड जोर शोर से बोली लगाएगी। साथ ही अगले 1 साल में कंपनी इलेक्ट्रिक एलसीवी, एलएनजी और सीएनजी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अशोक लीलैंड से सीटीओ एन सर्वानंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो देखिए खास बातचीत। सर, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पिछले कुछ समय में एक ठीक ठाक स्टीडी ग्रोथ की तरफ दिख रहा है। अगर अशोक लीलैंड की बात करें, आपका फोकस नई टेक्नोलॉजी पे है और हम ये जानते हैं कि अब किसी एक टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं रहा जा सकता। तो अगर नए टेक्नोलॉजीज की बात करें, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, क्या प्लान्स हैं अशोक लीलैंड के आने वाले दिनों में? और सरकार एक बहुत बड़ा 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का भी प्लान लेके आ रही है, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी तैयारी क्या है इसको लेकर? So definitely, I think it's a good question on electric buses. The government, after the tender of recently 5,000, looking at a 50,000 tender by aggregating all the demand in the country, we will definitely be participating in the tender. We're getting ready in terms of developing all the aggregates required, whether it's the battery packs or the motors and power electronics. We'll definitely be ready. We will want to be an aggressive bidder in those tenders. सर, हाल में ही आपने बड़ा दोस्त का लॉन्च किया था, उसके बाद आपका प्लान है कि ELCV जो है उस पर फोकस होने वाला है। कब तक हम ELCV को हम उम्मीद करें कि फाइनली देख सकेंगे अशोक लीलैंड से, और आपकी तैयारियां कितनी है, कब तक आ जाएगा? So we are already in the development, the final stage of development. You will start seeing those and bada those variants over the next 6 to 9 months. 6 to 9 मंथ में हम इलेक्ट्रिक LCV देख सकेंगे। सर, एक जो सरकार का बहुत बड़ा फोकस है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, हालांकि वो भी बहुत दूर की बात है, रिसर्च ही चल रहा है, लेकिन आपकी रिसर्च की तैयारियां कितनी हैं और क्या हम कुछ फ्यूचर में अशोक लीलैंड की तरफ से हाइड्रोजन के फ्यूल के प्रोडक्ट्स देख पाएंगे? Absolutely. I think it is beyond basic research. We are already testing
some hydrogen-based IC engines. We're also looking at some options for hydrogen in the fuel cell vehicle. You will definitely start hearing more news on the first, probably more on the hydrogen-based IC engines. In fact, over the next maybe 12 to 18 months, you'll start seeing some pilot lots, depending, of course, on the availability of the fuel. But we believe at least we'll work with a partner who can supply us the fuel, and we should be able to at least test out a few vehicles in the market over the next 12 to 18 months. तो आपने ये सुनी जो खास बातचीत हुई अशोक लीलैंड के साथ और मैनेजमेंट की तैयारी, कंपनी की तैयारी ईवीज को लेकर, नई टेक्नोलॉजीज को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। चलिए फटाफट से आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो 3 खिलाड़ियों के बीच हो रहा है। ये सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी हैं, कृष्ण सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं और अब तक के हमने रिटर्न की स्थिति भी देखी थी कि अमित त्रिवेदी कॉन्स्टेंटली लीड कर रहे थे। फिलहाल क्या स्थिति है वो दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में। और बढ़त बनाई हुई अमित त्रिवेदी ने 8% रिटर्न के साथ, कृष्ण सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो -6% का रिटर्न दे रहा है और गौरव रत्न फारूकी का पोर्टफोलियो भी -1% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको लेंड कर रहा है। तो लीड करते हुए अमित त्रिवेदी फिलहाल के सिनेरियो में। चलिए रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार आप देख सकेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।